एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग मिस यान की ये बात सुनकर कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे कहता है इतनी जल्दी मना मत करो, आप मुझे बाद में अपने कांटेक्ट से संपर्क कर सकते हैं और मुझे पता है आप बहुत अच्छी लेडी हैं। ये कहने के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है बिल में एक आतंकवादी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में यान वुयू के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। झाओ चेंगपेंग की ये बात सुनने के बाद में मिस यान उससे कहती है क्या कह रहे हो तुम, बाद में कांटेक्ट करूँ आपसे। और तभी हमें दिखाते हैं उसकी वॉच में एक मैसेज आता है और उसको पढ़ने के बाद में मिस यान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और झाओ चेंगपेंग से कहती है झाओ चेंगपेंग आपकी हिम्मत कैसे हुई देश की एक मेजर जनरल की हत्या करने की। और जैसा कि गाइस हम लोग देख सकते हैं कि मिस यान इस समय कितना ज्यादा गुस्से में है। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में झाओ चेंगपेंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है इस बात का आरोप मुझ पर न लगाओ, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यान वुयू अब आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। फिर कहता है तुम मेरे मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री करती हो या नहीं। और दोस्तों में दिखाया जाता है झाओ चेंगपेंग ये बोलने के साथ ही वहाँ से पलट जाता है और इसको जाते हुए देख के मिस यान अपने मन में सोचती है वह अब क्या करना चाहता है और अगल बगल के सभी लोग उसको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर झाओ चेंगपेंग उस पार्टी के बीच हॉल में खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर चिल्ला के बोलता है आज झाओ चेंगपेंग का जन्मदिन मनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे पास यहाँ एक नवीनता है, मैं सभी को निरीक्षण करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। और दोस्तों झाओ चेंगपेंग अपने हाथ में एक कुछ पकड़े होता है टोकन टाइप में और तभी एक बगल में आदमी खड़ा हुआ होता है। वो उससे पूछता है मिस्टर झाओ ये क्या है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में झाओ चेंगपेंग उस टोकन टाइप जो भी था ब्रोंज कलर में उसको देखते हुए कहता है ये गॉड्स के लिए डीमन के मिरर के समान है और इसके इस्तेमाल से हम किसी भी क्रिएचर को यहाँ पर रिवील कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि उसका असली रूप क्या है। और ये कहने के साथ ही झाओ चेंगपेंग वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे एक प्लांट होता है जो कि शुरुआत में दोस्तों दिखाते हैं हमको वो एक डीमन प्लांट होता है जो कि बहुत ज्यादा एक खूंखार होता है। और झाओ चेंगपेंग उसके बारे में बताता है ये जीनोजेनिक प्लांट है। और ये कहने के बाद में झाओ चेंगपेंग उस प्लांट के ऊपर वो गॉड मिरर की रेस डालना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो उसके ऊपर उस गॉड मिरर की रेस डालता है वो जो प्लांट होता है वो दोबारा से नॉर्मल प्लांट बनने लगता है। और झाओ चेंगपेंग कहता है लेकिन इस मिरर के नीचे यह एक ऑर्डिनरी गोल्डन गुलदाउदी बन गया है। फिर वो पलटता है और उस मिरर को सबको दिखा रहा होता है और हंसते हुए कहता है क्या आपको लगता है कि हमारे बीच ऐसे कुछ गॉड्स हो सकते हैं और वे इसमें रिलेटेड हो सकते हैं। उसके इस मिरर को सब लोग देख रहे होते हैं शॉक्ड होते हुए। तभी उस पार्टी में से एक आदमी बोलता है मिस्टर झाओ ये तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई गॉड हो। पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो सारे हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है, जब हम इतने दर्शकों से गॉड्स के साथ युद्ध कर रहे हैं तब उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ पर आने की। दूसरा कहता है यदि गॉड्स का कोई वंशज होता है तो भी हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। उन लोगों की वहाँ की बात सुनने के बाद में मिस यान थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं और थोड़ा घबराने भी लगती हैं और घबराते हुए मन में सोचती हैं क्या वो जानता है कि मैं एक फॉक्स हूँ इसीलिए वो ये दिखा के मुझे धमकी दे रहा है। तभी वो पलटती है और अपने हीरो को देखने की कोशिश कर रही होती है और मन में सोचती है ये तो अच्छा नहीं है, जिया गुजियान वो तो एक गॉड है। और गाइस हमें दिखाया जाता है मिस यान ने ये बात सोची होती तभी उतने में जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर झाओ चेंगपेंग ने डीमन मिरर को अपने हीरो के ऊपर उसकी रेस छोड़ देता है और उसकी रेस छोड़ने के बाद कहता है जैसे ही मैं छोटे डीमन की पिक्चर को बाहर निकालूंगा यिन जियारू को गॉड्स के वंशजों को छुपाने का अपराध महसूस हो जाएगा। और झाओ चेंगपेंग की इस हरकत को पार्टी में लोग सारे देख रहे होते कि ये उसके ऊपर रेस क्यों फेंक रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं ये हरकत करने के बाद में झाओ चेंगपेंग इविल स्माइल देते हुए अपने मन में सोच रहा होता है उस टाइम यिन जियारू को रोना होगा और मुझसे अपनी रक्षा करने की विनती करनी होगी। और ये सोचने के बाद में झाओ चेंगपेंग कहता है मुझे अपना असली रूप दिखाओ। और दोस्तों जैसे ये बोलता है वो जो उसका मिरर होता है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है और अपना हीरो वैसे के वैसे नॉर्मली खड़ा हुआ होता है। जब झाओ चेंगपेंग ये देखता है कि मैंने डीमन मिरर का यूज किया उसके ऊपर लेकिन तब भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है और वो कहता है क्या ये मिरर तो यूजलेस है उसके ऊपर। और ये देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों जब मिस यान देखती है कि हाँ डीमन मिरर का यूज करने के बाद में भी जिया गुजियान को कोई दिक्कत नहीं हुई है वो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है क्या बकवास है, वह अपनी असली बॉडी को कैसे नहीं दिखाया उसने, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिरर नकली हो। फिर हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिया गुजियान वहाँ पे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है झाओ चेंगपेंग मैं एक इंसान हूँ इसलिए बेशक यह मिरर मेरे ऊपर इन्फेक्टेड नहीं होगा। फिर हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे पास भी ठीक वैसा ही मिरर है और मुझे लगता है ऐसा कि जो आपके पास मिरर है वो फीमेल है और जो मेरे पास मिरर है वो मेल है। और ये कहने के बाद दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान जो उसके पास मिरर होता है उसकी जो रेज होती है उस मिरर
मिरर की रेस को एक्टिव करता है और एक्टिव करते हुए कहता है, इतने लंबे समय से मेरा अनुसरण कर रहे हो, आप भी इसे क्यों नहीं आजमाते हैं। और दोस्तों ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो जो उसकी रेस होती है वो झाओ चेंगपेंग के ऊपर कर देता है और वो पूरी मिरर की रेस झाओ चेंगपेंग के ऊपर जा रही होती है और झाओ चेंगपेंग वहाँ पे हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है, जरा मुझे इसे देखने दो, ये मैं हूँ। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जैसे ही वो रेस झाओ चेंगपेंग के ऊपर पड़ती है, झाओ चेंगपेंग शॉक्ड हो जाता है और तभी भीड़ में से कोई बोलता है, झाओ चेंगपेंग अपने आप को देखिए। और झाओ चेंगपेंग जब अपने आप को देखता है तो उसके ऊपर एक कछुए का शैल आ जाता है और उसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ये क्या है। और सब लोग उसको ऐसे देखने के बाद में बहुत तेज तेज हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का लड़की होते हैं, वो चिल्ला के बोलते हैं, ओ माय गॉड, झाओ फैमिली का युवा मास्टर सच में एक टर्टल स्पिरिट है। जब सबकी बात सुनने के बाद में झाओ चेंगपेंग शीशे में देखने जाता है अपने आप को, तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये क्या हुआ मेरे साथ में। फिर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ टर्टल शेल कहाँ से आया मेरे ऊपर। और दोस्तों सच में देखने में बहुत फनी लगता है ये। और उसको ऐसे देखने के बाद में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पार्टी में सबके सब उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद एक आदमी बोलता है, बोल डीमन इस जगह पे यहाँ तुम कैसे आ सकते हो। और सभी लोग उसको घेर के खड़े हुए होते हैं गुस्से में उसको मारने के लिए। और तभी दूसरा आदमी चिल्ला के बोलता है, जल्दी करो उसे पकड़ो और पुलिस को सौंप दो। जब झाओ चेंगपेंग देखता है कि उसको सब लोग घेर के मारने वाले हैं वो भागने लगता है और तभी चिल्ला के एक जन बोलता है, उसे भागने मत दो, पकड़ो जल्दी उसे। और तभी हमें दिखाते हैं कुछ लोग उसके फैमिली के जो प्रोटेक्टर होते हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, कोई उनको कुछ कर ना पाए। और तभी हमें दिखाते हैं सारे के सारे जो उसके प्रोटेक्टर होते हैं वो आगे आके खड़े हो जाते हैं और झाओ चेंगपेंग की रक्षा कर रहे होते हैं। और बेचारा झाओ चेंगपेंग पीछे बहुत बुरी तरीके घबराया हुआ होता है टर्टल शेल को देखने के बाद में और देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, अगर मुझे गॉड्स के वंशज होने का आरोप लगाया जाता है तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। और दोस्तों में दिखाया जाता है इस बात को सोचने के बाद में झाओ चेंगपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराने के साथ में वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और वो जैसे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उतने में कोई उसके सामने लड़की आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, हे तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। और उसको अपने सामने देखने के बाद में झाओ चेंगपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हमको दिखाया जाता है ये कोई और नहीं मिस यिन होती है जो कि झाओ चेंगपेंग के सामने आके खड़ी हो गई होती है। और झाओ चेंगपेंग मिस यिन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी इस औरत के ऊपर फिसलना चाहते हो और कर लो प्यार तुम इससे। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं मिस यिन अपनी गन ताने उसके सामने खड़ी होती है और उसको बहुत प्यार से देख रही होती है और प्यार से देखते हुए कहती है, अब मेरी जान और मुझे छेड़ने की कोशिश करोगे तुम, जो मेरे साथ ऐसा करता है उसके साथ यही होता है। और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है, आंख मार रही होती है, मुंह कर रही होती है। जब झाओ चेंगपेंग देखता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाली है वो एकदम घबरा जाता है और घबराने के साथ में ही जो मिस यिन ने शील्ड दी होती है मैजिक वेपन उसको बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने के बाद कहता है ये अच्छा नहीं है। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन वहाँ से अपनी बुलेट को फायर कर देती है। दूसरी तरफ झाओ चेंगपेंग भी अपने मैजिक वेपन को एक्टिव कर लेता है जिसमें से स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही झाओ चेंगपेंग ने अपना मैजिक वेपन वहाँ पे एक्टिव करता है शील्ड वाला, वहाँ पे उसके चारों तरफ बैरियर बन जाता है और दूसरी साइड से गोली उसकी तरफ आ रही होती है। झाओ चेंगपेंग उस गोली को आते हुए देख के सोचता है, सौभाग्य से यह मैजिक वेपन मेरे पास था वरना मैं तो चला गया था आज। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको मिस यिन ने जो फायर किया होता है वो सीधे झाओ चेंगपेंग के मैजिक वेपन के ऊपर जाकर लड़ता है और हमको दिखाया जाता है जैसे ही वो फायर मैजिक वेपन के शील्ड पे जाकर लड़ता है वो शील्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ साथ मैजिक वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद में झाओ चेंगपेंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। और साथ ही हमको दिखाया जाता है उस मैजिक वेपन के डिस्ट्रॉय होने के साथ में उसके अंदर से स्पिरिचुअल चेन टाइप निकलना स्टार्ट हो जाती है जो कि सीधे झाओ चेंगपेंग के ऊपर जाकर उसको लपेटने लगती है। इसको देखने के बाद में झाओ चेंगपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है झाओ चेंगपेंग पूरी तरह से उस स्पिरिचुअल चेन से लिपट चुका होता है, बन चुका होता है और हमें दिखाते हैं उसकी इतनी बुरी हाल होते हैं कि वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता, वहीं जमीन पे सांप के तरीके गुलाटी मार रहा होता है। उसके इस हाल को देखने के बाद में मिस यिन बहुत खुश होती है और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहती है, मैं सबसे ईमानदार और विश्वसनीय यिन जियारू हूँ और जब मैं कहती हूँ ये एक ब्लो को रोक सकता है तो मैं केवल एक ब्लो की बात करती हूँ, तो मैंने आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कहा। फिर वो अपने मन में सोचती है, जिया गुजिया ने सच में बहुत अच्छी तैयारी की है, वो सच में बहुत अच्छा है। और तभी हमें दिखाते हैं एक हाथ आगे आता है और वो कहता है, सिंग्यू के डीमन हंटिंग स्क्वाड ने आदेशों को सुना है। और हमको दिखाते हैं वहाँ पे कमांडर यान आ जाती है अपनी स्क्वाड के साथ में
और वो आने के बाद में अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देती है, जल्दी से सारे दिए हुए ऑर्डर्स को साइड में करो और यहाँ पर पहले इस काम को पूरा करे, टर्टल स्पिरिट को पकड़ने का। कमांडर यान को देखने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको मैसेज आया था कमांडर यान को वहाँ पे मार दिया गया है। तभी वो झाओ चेंगपेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साई हुई थी और अभी कमांडर यान को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्ला के बोलती है सिस्टर यान, और दौड़ते हुए कमांडर यान की तरफ जा रही होती है और जाते हुए कहती है वूहू, तुम ठीक हो, ये बहुत बढ़िया है। और दोस्तों दिखाते हैं वो इतनी तेज दौड़ के जा रही होती है कि दोनों के बलून आपस में टकराते हैं, बूम। जैसा कि आप देख सकते हैं कमांडर यान के बलून थोड़े ज्यादा तगड़े हैं। फिर मिस यिन अपने बलून लड़ाती हुए उससे बोलती है उस कमीने का सरनेम झाओ है, वह सच में बहुत डरा हुआ है। कमांडर यान मिस यिन को अपनी इतनी परवाह करते हुए देखकर भावुक हो जाती है और वो उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे कैसे कुछ हो सकता है। और वो उसको पकड़ के रो रही होती है क्योंकि उसको टेंशन बहुत हो गई होती है अपनी सिस्टर यान की, और मिस यान उसको संभाल रही होती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। मिस यिन कमांडर यान के कान में कहती है वैसे उसके पास जो टॉर्टराइज शेल है वो सच में एक भ्रम है, मुझे इसे वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग को, वो बुरी तरह से वहीं पे लौट रहा होता है बनने के बाद में और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका मुंह पूरी तरह से बंद होता है, बस वो वू वू कर रहा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है यिन जियारू, तुम ही एक हो जिसने मेरे साथ में ऐसा किया है। झाओ चेंगपेंग के ऐसे हाल को देखने के बाद में कमांडर यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉर्टराइज शेल असली है या नकली है, मैं तो उसको उठा के लेके ही जाऊंगी। फिर वो उसको देखते हुए एक इविल स्माइल करते हुए कहती है देश के जनरलों की हत्या करना एक मौत की सजा है, अब ये इससे जुड़ा हुआ है तो देखते हैं इसका क्या होता है। वो ये सोच ही रही होती तभी उतने में वहाँ पे अपना हीरो आ जाता है और अपने हीरो को देखने के बाद में कमांडर यान शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद कहती है रुको, वो छोटा डीमन जियारू के बगल में है, वो उसके साथ में क्या कर रहा है। और तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फाइट हो रही होती है और कमांडर यान को अपने हीरो ने बचाया होता है। तो वो उस पल को सोचते हुए बताती है ये लड़का उस व्यक्ति के समान कैसे हो सकता है जिसने मुझे अंडरग्राउंड केव में से बचाया था। और गाइस हमें दिखाते हैं वहाँ पे अपने हीरो ने कमांडर यान की जान बचाई होती है अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर बना के। कमांडर यान को हीरो को इतने प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपनी मिस यिन जो होती है वो थोड़ा सा गुस्सा जाती है और अपनी सिस्टर यान से कहती है आप अचानक ऐसे जिया गुजियान को क्यों ताड़ रही हैं। और कमांडर यान उसको देखते हुए कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही हमको दिखाते हैं दोनों सिस्टर ब्लश कर रही होती हैं। फिर हमको दिखाते हैं कमांडर यान मिस यिन से कहती है बस मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, क्या आपका लड़का जो आपके साथ में आया है अभी चला गया। मिस यिन कमांडर यान से कहती है नहीं, वह मेरे साथ अभी डांस कर रहा है। फिर हमको दिखाते हैं मिस यिन अपने हीरो के बारे में सोचते हुए बताती है उस आदमी का कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा ही भयानक है और उसके लिए अपनी सोल को अलग करना बहुत आसान है। और गाइस हमको दिखाते हैं मिस यान यहाँ पे ये चीज सोचते हुए ब्लश कर रही होती है, मतलब समझ लीजिए कुछ कुछ होता कि काजोल की जो आत्मा है वो जाग रही है। कमांडर मिस यिन ये बात को सोच रही होती तभी उतने में अपना हीरो उसके सामने से निकल के जा रहा होता है और वो उसको देखते हुए सोचती है अगर मैं इसके बारे में सच में जानना चाहती हूँ कि ये सच में वो आदमी है तो मुझे इसका टेस्ट लेना होगा। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं मिस यिन का पैलेस, उन लोग वहाँ पे आ जाते हैं और हमको दिखाते हैं मिस यिन अपने बेड में बैठे हुए बड़े बड़े बैलून दिखाते हुए कमांडर यान से बोल रही होती है यान वुयू, आपने पूछताछ क्यों नहीं की झाओ चेंगपेंग और उसकी टीम के बिजनेस को संभालने के बारे में, और आप मेरे घर सोने क्यों आई हैं। और गाइस सच में बता रहा हूँ ये पोज देखने में बहुत मस्त लगता है मिस यिन का। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान वहाँ से शावर लेके बाहर निकल रही होती है और जिसको मिस यिन का पोज बहुत अच्छा लगा है, कमांडर यान का पोज तो ऑसम लगेगा, उसको बोले तो दीवाना बना दे। कमांडर यान शावर लेके बाहर निकलते हुए कहती हैं क्या आपको मेरा वेलकम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों लुकिंग सो हॉट वो दोनों लड़कियां आपस में कमरे में बात कर रही होती हैं। तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिया गुजियान वो बैठा हुआ कमरे में कुछ सर्च कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी कंपनी न्यू एनर्जी बनाकर प्रदूषण को दूर करना चाहती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपनी जो वॉच वाली डिस्प्ले होती है उसमें देख रहा होता है एक गाड़ी के बारे में और उस गाड़ी के बारे में बताया जाता है जाने मैंने डिजाइन हाउ ERDE द्वारा डिजाइन किया गया यूनिक रूप पावरफुल परफॉर्मेंस एक चार्ज में 1000 किलोमीटर की ट्रेवल कर सकती है। फिर उसे विंडो में बताया जाता है होवर कार या फ्लाइंग शॉट की तरह सिमिलर नहीं है लेकिन वह दिखने में बहुत ज्यादा स्पेसियस है। वो उस कार के बारे में पढ़ ही रहा होता है तभी उतने में गेट पे ठप ठप होती है और कमांडर यान गेट खोलती है और अपने हीरो से कहती है मिस्टर जिया अभी आप सोए तो नहीं है। मतलब दोस्तों समझ लो क्या करने आई है, इतनी रात में एक लड़की एक जवान लड़के के रूम में क्यों आई है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है अपना हीरो उस विंडो को बहुत अच्छे से मतलब रीड
वेट कर रहा होता है, देख रहा होता है और उसको देखते हुए कहता है, अगर मैं सो रहा हूँ तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मतलब देख रहे दोस्तों, ये खिलाने का नया तरीका। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यान एकदम शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचती है, मैं एक फॉक्सी गर्ल की तरह नहीं हूँ, मैं उस तरह का काम नहीं कर सकती। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है मिस यान ने ये बात बोली होती, दूसरे साइड में मिस यान को छींक आ जाती है और वो छींकते हुए कहती है, कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है। फिर मिस यान सोचती है, अगर मैंने उसका टेस्ट नहीं लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा वो वाला आदमी है कि नहीं है। और ये सोचने के साथ में मिस यान हीरो के एकदम करीब चली जाती है और उसके करीब जाने के बाद में आगे जाके झुक जाती है और वो झुकते हुए कहती है, आप कहाँ देख रहे हैं। और अपना हीरो कठोर लौंडा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके अगल बगल कौन लड़कियाँ कौन है कौन नहीं है, वो अपनी विंडो में ही लगा हुआ है और उसको देखते हुए कहता है, मैं कुछ टेक्निकल्स प्रोडक्ट को देख रहा हूँ। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यान थोड़ा हॉट लुक बनाने लगती है और बनाते हुए कहते हैं, आप टेक्निकल प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ देखिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको देखने में बहुत मजा आ जाएगा। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में हीरो अपनी विंडो में देखते हुए कहता है, लेकिन इसमें जो कुछ मैं सीख रहा हूँ इसका कॉस्ट बहुत हाई है, जिसको मैंने पेड किया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में तो मिस यान एकदम ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है, धत तेरे की, क्या यार ये क्या आदमी है, यहाँ इतनी सेक्सी हॉट लड़की खड़ी है और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस यान बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है उसके इस बिहेव से और उससे कहती है, वो बात ये थी मिस्टर जिया। और जब देखती है, मतलब इतना बोलने के बाद में भी वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, तो शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहती है, यहाँ मैं इसके लिए खुद इतनी हॉट सेक्सी शावर लेके आई हूँ और ये बिल्कुल मुझे देखने के बाद में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब क्या फनी सीन है। इसी को बोलते हैं बिल्कुल कठोर लौंडा, पिघला नहीं। लेकिन मिस यान भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर आगे बढ़ती है और अपने मन में कहती है, आगे बढ़ो, तुम कर सकती हो मिस यान। जब तक आप इसे पूरी तरह से टच करने का एक्सपीरियंस कर सकती हैं, तो आपको उसे छूकर कंफर्म करना चाहिए। और दोस्तों में दिखाते हैं मिस यान आगे बढ़ रही होती है उसको टच करने के। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं मिस यान जैसे अपने हीरो को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अपना हीरो उसके हाथ को वहीं रोक लेता है और उसके हाथ में उंगली फंसाने के बाद में अपना हीरो उससे बोलता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करो, मैं वही हूँ जो आप सोचती हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यान एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम वही हो। फिर हमें दिखाते हैं मिस यान अपने मन में सोचती है, इतनी आसानी से इसने मान लिया कि मैं वही हूँ। फिर ये बात सोचने के बाद में वो ब्लश करने लगती हैं और ब्लश करते हुए कहती हैं, तो मैं इसे अपने आप को एक प्रैक्टिस की तरह आजमा कर क्या कर रही हूँ। मिस यान ये बात को सोच ही रही होती, तभी उत्ते में धम से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है गेट खुल जाता है और अपनी ब्यूटी मिस यान गेट खोल के अंदर आ रही होती है और अंदर आते हुए कहती है, क्या आप जूस पीते हैं या नहीं। मिस यान उसको एकदम से अंदर आते हुए देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं मिस यान जैसे अंदर आकर उन दोनों को देखती हैं तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ फंसे हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन में खुद को देख के मिस यान ब्लश करने लगती हैं, घबराने लगती हैं और तभी ऐसे देखने के बाद में मिस यान अपने मन में सोचती हैं, मैं हारती जा रही हूँ। फिर वो अपने आप को संभालने के लिए अपना सर हिलाने लगती हैं और सर हिलाते हुए कहती हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा इस डॉग मैन के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मिस यान अपने आप को संभाल ही रही होती, तभी उतने में मिस यान उससे अलग हो जाती है और अलग होके कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे नहा लेती हो। और ये कहने के बाद में मिस यान को दिखाते हैं वो बेचारी बहुत घबरा रही होती है, बहुत ब्लश कर रही होती है और अंदर मन में सोचती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या कहूँ इससे। मिस यान फिर सोचती है, लोगों को अब मैं कोई चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि दोस्तों मिस यान ने उसको ऐसे देख लिया था, इसलिए वो सोच रही थी। फिर हमें दिखाते हैं मिस यान यही सोचने के साथ में एकदम से वहाँ से भागती हुई निकल जाती है और जाते हुए चिल्लाती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ पहले। और उसको इतनी तेजी में भागते हुए देखकर मिस यान तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, इसे हुआ क्या आखिर। फिर मिस यान के जाने के बाद का सीन दिखाते हैं। मिस यान जो जूस लेके आई थी अपने हीरो के लिए, वो जूस रख देती है टेबल पर और फिर जूस रखने के बाद में अपने हीरो के बगल में बैठ जाती हैं और हीरो के बगल में उससे बात करते हुए कहती हैं, मास्टर जिया, क्या यान व्यू के हाथ काफी कोमल है। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बोलता है, हाँ बहुत कोमल है। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो मिस यान होती है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, गुस्साने लगती है और गुस्साते हुए कहती है, क्या वह छोटी लड़की आपको परेशान कर रही थी, मुझे बताओ आप। फिर गुस्साते हुए कहती है, मेरे को घर छोड़ देना चाहिए और जनरल यान और मास्टर जिया को एक अच्छी रात बितानी देनी चाहिए, मैं क्यों कबाब में हड्डी बन रही हूँ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात कहने के बाद में वो मन ही मन बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा जेलिस क्यों हो रही हूँ मिस यान से। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं मिस यान बहुत ज्यादा ही उदास हो गई होती है और थोड़ा थोड़ा रो भी रही होती है ब्लश करते हुए। तभी अपना हीरो उससे
बोलता है, आपने मुझसे पहले कहा था कि आप मुझे फॉर्मूला के लिए पैसा देंगी। जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में मिस यिन वहीं पे ब्लश करके रोते हुए ब्रेसलेट आगे बढ़ा देती है अपने हीरो के और उससे कहती है, ठीक है, हाँ मेरे को पता है, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, ठीक है। मिस यिन को ऐसे उदास देखकर और वो ऐसे पैसा दे रही थी, तभी अपना हीरो से बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर कहता है, मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल पार्क में कुछ घर हैं जहाँ गार्ड्स रहते हैं, क्या आप मेरे लिए कोई दूसरी अच्छी जगह खोज सकती हैं जहाँ मैं रह सकूं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आप इको पार्क में रहने बाहर जा रहे हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सच में इसे पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके ठीक बगल वाली जगह मुझे मिले जिससे कि मैं आपके पास रह सकूं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन और शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, क्या मेरे बगल वाली जगह चाहिए। फिर वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके और वुयू के पास सच में कुछ हो बाहर निकलने के लिए। फिर वो सोचती है, नहीं ये आदमी सच में बहुत सीधा है, यहाँ तक कि अगर एक औरत उसके सामने नेकेड हो जाती है तो शायद ये उसे बाहर कर दे या ये खुद बाहर निकल जाएगा। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं खुला आसमान। तभी खुले आसमान में कोई कहता है, जिया गुजियान तुम्हारी आंखें मुझे घूर रही हैं। फिर कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है जिया गुजियान और मिस यिन साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी अपना हीरो बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी खूबसूरत हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन उससे कहती हैं, अब जिस बॉयफ्रेंड को नाटक करना चाहिए वह खत्म हो गया है और स्क्रिप्ट तैयार है, आप आज गार्डन में रह सकते हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मैंने सोचा था कि आप एक हाउसकीपर के बिना अकेले रहने वाली औरत होंगी और आपको अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप। फिर कहता है, क्या आप इमॉर्टलिटी सीखना चाहती हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो बहुत खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती, क्या इमॉर्टल टेक्निक। फिर अपने मन में सोचती है, इस लड़के को मनवाना और चेंजमेंट बहुत मजेदार है और साथ ही ये मुझे कुछ समनिंग सिखाने वाला है। फिर मिस यिन अपने आप को संभालते हुए कहती है, हाँ मैं सीखना चाहती हूँ, तो क्या मुझे एक टीचर से सीखना है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मैंने अभी देखा है कि आपकी जो फॉक्स रेस है वह सच में बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। फिर कहता है, यह शर्म की बात है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है, लेकिन क्या आप मेरी डिसाइपल बनना चाहती हैं, लेकिन आप इतनी क्वालिफाई नहीं है अभी। और दोस्तों अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन एकदम स्पीचलेस सा मुंह बनाते हुए कहती है, खड़े खड़े शब्दों में उसकी बेइज्जती कर रहा है अपना हीरो। फिर कहती है, मुझे आपको मास्टर कहकर खुशी नहीं हो रही है, क्या मैं आपको टी या वाटर कुछ दूं और आप मुझे डिसाइपल बनाना चाहते हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आप पहले इधर आइए, मैं पहले आपकी हड्डियों की जांच करता हूँ और आपको जैसी जरूरत होगी उस तरह की आपको टेक्निक के लिए तैयार करूंगा। फिर हमें दिखाते हैं, ये कहने के साथ में वो अपनी एक फिंगर में अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर लेता है और अपने हीरो की बात के अकॉर्डिंग मिस यिन उसके पास आ जाती है ताकि वो अपने बोन्स को चेक करा सके। और अपना हीरो जिसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर किया था वो उसकी बोन्स के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, आपके पास फॉक्स का बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इसे बर्बाद करना बहुत शर्म की बात है। हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो मिस यिन के लोवेस्ट बैक पे टच करके उसकी पावर को देख रहा होता है कि कितनी पावर है इसमें। जब मिस यिन ये देखती है कि उसकी मतलब किस जगह पे उसने टच किया है तो मिस यिन बोलती है, हे आप क्या कर रहे हो। फिर हंसते हुए कहती है, तुम बस मुझे छूना चाहते हो, ये कहना चाहते हैं कि ये भी पाखंडी है कि शिष्य को स्वीकार ना करें, मुझे गुरु का डर नहीं है और डिसाइपल्स बनने में मैं अच्छी नहीं हूँ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो ने पता नहीं क्या किया होता है, जैसे उसने उसकी बोन्स को चेक करने के लिए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी गैदर करी होती है, उतने में ही मिस यिन हवा में उड़ने लगती हैं और वो ऐसे अपने आप को हवा में देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं हमको वो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, घबराने लगती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या हुआ है, इस आदमी ने मुझे हवा में कर दिया। मिस यिन ये सब बड़बड़ा ही रही होती, तभी उतने में अपना हीरो चुटकी बजाता है और उससे कहता है, बिल्कुल भी मत हिलो। और गाइस हमें दिखाते हैं उसके चुटकी बजाने के बाद में उसके आसपास बहुत ढेर सारे रोबोट आ जाते हैं और वो रोबोट बीप बीप कर रहे होते हैं और साथ में एक रोबोट बोलता है, जाओ कल्टीवेट। मिस यिन रोबोट्स को अपने पास ऐसे देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मेरे पास रोबोट के सभी कंट्रोल हैं, तो आप इन्हें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो को दिखाते हैं कि वो टी पी रहा होता है आराम से खड़ा होकर। वो कहता है, पपेट कंट्रोल करना, कभी सुना नहीं इसके बारे में मैंने। और ये कहने के साथ ही वो सोफे पे जाके बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है, जब तक आप घर पर बैठकर कल्टीवेट करें पौधे और जानवरों का पूरा इकोलॉजिकल पार्क, एक कॉल पर आपके गार्ड्स बन सकते
सकते हैं। फिर हंसते हुए कहता है, घास का एक ब्लेड भी आपके दुश्मन को बांध सकता है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम पगला जाती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, सच बताओ, क्या मैं इसी को सीखने जा रही हूँ जो आप बता रहे हैं? एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको जिया गुजियान मिस यिन की खोपड़ी पे एक घूंसा मारता है, जिसपे वो चिल्लाती, आउच, बहुत तेल लग गई। और मिस यिन की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी कल्टीवेशन अच्छी तरह से करो। फिर मिस यिन से हंसते हुए कहता है, वरना आपकी मेंटल पावर एक रोबोट को टेम्परेरी रूप से इफेक्ट कर सकती है। फिर वो मिस यिन के जो लैब में ह्यूमन पावर को इंक्रीज करने के लिए हो रहा होता है उसके बारे में सोचते हुए बताता है, इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन की असली मेथड 3000 वर्षों में कियान युआन तक पहुंचना असंभव है। फिर बताता है, लेकिन ह्यूमंस इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं या 100 साल में जेनेटिक एवोल्यूशन के बाद में इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन और गाइस मैं आपको बता दूं, आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा मस्त होने वाले हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और वो अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए बताता है, इमॉर्टल डाओ कल्टीवेशन सोल की मेन कल्टीवेशन है, जिसमें बॉडी सीमित है लेकिन मन अनंत है। जीवन प्रत्याशी थ्योरिकली रूप से अंतहीन हो सकता है। और हमें दिखाते हैं अपने हीरो जिया गुजियान के चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और साथ ही साथ उसकी सोल भी अलग दिख रही होती है। फिर वो बताता है, इमॉर्टल बॉडी स्किन को बदलना नहीं चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाते हैं हमारा हीरो जिया गुजियान मिस यिन को कुछ टेक्निक्स स्टोन देता है और देते हुए कहता है, यह आपके लिए मेरी तरफ से कुछ कस्टम टेक्निक है, आप इसको पहले फील करिए। उस जेट स्लिप को लेते हुए मिस यिन शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होकर अपने हीरो से कहती है, अरे पहले ये तो बताओ आपको ये जेट स्लिप कहाँ से मिली है? मिस यिन ये सब बोल ही रही होती, तभी उतने में अपना हीरो एक रिंग निकालता है और मिस यिन को वो रिंग देते हुए कहता है, ये स्टोरेज रिंग है, यह आपके लिए एक गिफ्ट है। मिस यिन बोलती, रिंग? ये कैसी रिंग है? मिस यिन उस रिंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये रिंग देते हुए ये मुझे प्रपोज कर रहा है? और ये सोचते हुए ब्लश करने लगती है। फिर मिस यिन अपनी सोच का दायरा 2 कदम और आगे ले जाती है और फिर मन में सोचती है कि मैं और जिया गुजियान आराम से एक डेट पे हैं और एक दूसरे के साथ में किस कर रहे हैं। मिस यिन बोलती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से आगे निकल जा रहे हैं। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा सोच लिया मिस यिन ने। फिर हमको दिखाते हैं मिस यिन अपने आप को संभालने लगती है और वो सर हिला के बोलती, नहीं 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 ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। फिर वो उस चीज को सोचने के बाद में एकदम फील कर लेती कायदे वाला। फिर दोस्तों सीन बदलता है हमारा और हमें जिया गुजियान को दिखाते हैं, वो एक जगह पे जा रहा होता है, वो एक पैलेस होता है और वो जिया गुजियान उस पैलेस के बारे में बताता है हमको, ये जगह अभी भी काफी बड़ी है। फिर वो उस पैलेस को देखते हुए अपने मन में सोचता है, पहाड़ों और जंगलों से घिरा है ये, यह एक शांत और रहने योग्य जगह भी है। और दोस्तों ये सोचने के बाद में जिया गुजियान वहाँ पे उस पैलेस के ऊपर अपना कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है और दिखाते हैं उसके स्पेल के इम्पैक्ट से वहाँ पे खूब ढेर सारी धूल उड़ रही होती है और जिया गुजियान अपने मन में कहता है, अब से बस मैं यहीं रहूंगा। और गाइस हमें दिखाते हैं जिया गुजियान ने वहाँ पे अपने बैठने के लिए एक जगह बना ली होती है जो देखने में बहुत सुंदर होती है और वहाँ वो जाते हुए चिल्ला के बोलता है, फैट टाइगर ऊपर आओ यहाँ पे। और गाइस हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान ने जो बनाया होता है वो सारी की सारी बहुत एंटिक चीजें होती हैं और वहाँ पे बैठ के वो चाय पी रहा होता है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वहाँ से टाइगर खूब तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है अपने हीरो के पास में। टाइगर जंगल से निकल के अपने हीरो के पास आ जाता है और अपना हीरो उसको सहला रहा होता है, प्यार कर रहा होता है और सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, आखिर मैं भी तुम्हारा गॉडफादर हूँ। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि टाइगर को जिया गुजियान का सहलाना बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर जिया बोलता है, मेरे लिए गेट की रक्षा करो और मैं तुम्हें एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ एनर्जी दूंगा। फिर ये कहने के बाद में हमको दिखाते हैं जिया गुजियान फॉक्स के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, फॉक्स के लिए। और गाइस हमारा सीन अपनी फॉक्स डीमन के ऊपर चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि अपनी फॉक्स डीमन वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और जिया गुजियान बताता है उसके बारे में, उसका नेचुरल ब्लड लाइन का जन्म एनलाइनमेंट के लिए हुआ है, वह फ्यूचर में 9 टेल फॉक्स वाली सेलेस्टियल फॉक्स के रूप में इवॉल्व हो सकती है। फिर गाइस हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान ने वहाँ माउंटेन के नीचे जब गुफा में एक लड़की को अपना सर्वेंट बनाया होता है, ये वही लड़की होती है। उसके सामने एक पिल बनाने वाला ट्रेजर होता है और वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है, यह किस तरह का खजाना है, यदि मैं इसका यूज पिल बनाने के लिए करती हूँ तो मुझे डर है कि किसी भी ऑर्डिनरी हर्ब को कई लेवल पर उत्पन्न किया जा सकता है। मैं सही कह रही हूँ ना। और गाइस हमें दिखाते हैं वो होली मैडन घुटनों के बल वहीं पे बैठी होती है और बहुत शर्मा रही होती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है, उस आदमी ने अचानक मुझे बुलाया है, वह मुझसे क्या चाहता है।
और गाइस ये पोज देखने में औसम बहुत उम्दा लग रहा होता है। वो मन में ये सोच ही रही होती है, तभी उतने में अपना हीरो जिया गुजियान उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और वो कहती है मालिक। फिर हमें दिखाते हैं जिया गुजियान उस कॉल्ट्रॉन के पास में आता है और उसे टच करने लगता है और उसे टच करते हुए हंसते हुए कहता है आप इतने समझदार हैं कि आप इसे छू नहीं सकते, वरना यह जो प्रतिकार करता है वह आपके लिए 10,000 बार मरने के लिए पर्याप्त होगा। गाइस हमें दिखता है कि अपने हीरो के पास में से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और ये बात कहने के साथ में जिया गुजियान पलटता है और एक पेपर को नीचे फेंकता है और पलटने के बाद कहता है यहाँ कुछ मार्शल एल्केमी वेपन्स के लिए सामग्री है, इन सारी चीजों को मेरे लिए खोज कर लाओ। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो कागज को होली मैडन अपने हाथों में ले लेती है और उसको देखते हुए कहती है ठीक है मालिक, मैं देखती हूँ। फिर जिया गुजियान होली मैडन से पूछता है वैसे आपके यहाँ पर हेवनली पाथ रिलीजन में हाईएस्ट लेवल क्या है, क्या आपके पास कुछ हाई टेक्निक्स हैं? जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में होली मैडन जो घुटनों के बल वहीं बैठी होती है वो उसको बताती है हमारे यहाँ मास्टर्स की कल्टीवेशन अथाह है और केवल उन्हीं लोग के पास में एडवांस टेक्निक्स हैं। और गाइस दूसरे साइड में दिखाते हैं उस कॉर्डोन के अंदर में से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। होली मैडन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान कहता है उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं आपको एल्डर बनने में मदद करूंगा जिससे कि आने वाले समय में आप मेरे को उस एडवांस्ड हाई टेक्निक्स को दिखा सके। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में होली मैडन उससे कहती है थैंक यू मालिक, मैं एक एल्डर बनना चाहती हूँ, लेकिन फिर होली मैडन अपने बारे में बताते हुए उसको कहती है एक मैटर खत्म होने के बाद में मास्टर से दास सील को रिलीज करने के लिए कहे, वरना यह अन्य लोगों के स्लेव के एल्डर बनने के लिए बेहतर नहीं है। होली मैडन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसके पास आ जाता है और उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उससे हंसते हुए कहता है आप पहले से ही मेरे स्लेव हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे मोल भाव करने के योग्य हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में होली मैडन उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है अगर ऐसा है तो मोज़्यू सिर्फ आपका पीछा कर सकती है। और गाइस फिर हमें दिखाते हैं कि अपनी जो होली मैडन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है अपने हीरो को देखने के बाद में, ये अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और वहीं पे ब्लश करते हुए कहती है लेकिन अगर मेरे पास टेक्निक है तो मैं मालिक से कैसे संपर्क कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद जिया गुजियान पीछे हट जाता है और जाते हुए उससे कहता है यदि आप जिया गुजियान शब्द को अपने दिल में लगातार 3 बार कहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में होली मैडन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद मन में सोचती है ध्यान द्वारा जानना, क्या यह उस प्रकार की पावर नहीं है जो केवल गॉड्स के पास हो सकती है? वह सच में कौन है? एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको जिया गुजियान का जो ब्रेसलेट होता है उसमें कॉल आ रही होती है जिसको वो रिसीव करता है और तभी हमें पता चलता है ये किसी और ने नहीं मिस फॉक्स ने किया होता है कॉल और वो सामने वीडियो कॉल पे होती हैं। और तभी जिया गुजियान उसको देखने के बाद कहता है हेलो लिटिल फॉक्स, और लिटिल फॉक्स उसको देखने के बाद गुस्साते हुए कहती है जिया गुजियान तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर वो बात कर ही रहा होता तभी उसको ध्यान आता है अरे होली मैडन के सामने हूँ। लेकिन तभी मिस फॉक्स बोलती है उससे झाओ फैमिली ने कहा है कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए जितने भी वहाँ पे लोग हैं उन लोगों ने शोध को चुरा लिया है और यिन फैमिली को अदालत में ले जाया जाएगा। ये सब बातें होते हुए होली मैडन देख रही होती है और देखते हुए शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है क्या ये तो यिन ज़ियारू है। फिर होली मैडन घबराते हुए अपने मन में सोचती है क्या ये हो सकता है कि वह छोटा सा व्हाइट फेस है जिसकी देखभाल की गई थी लेकिन वो पर्सनालिटी तो खत्म हो गई है, मैंने तो यही सोचा था। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है वे ऐसा कहने की हिम्मत क्यों करते हैं? इमॉर्टल कल्टीवेट एसोसिएशन द्वारा स्पष्ट रूप से फॉर्मूला हमने उनको दिखा दिया था। ये कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है यह मुझे मजबूर कर रहा है इमॉर्टल कल्टीवेटर एसोसिएशन यिन फैमिली और उनके साथियों के साथ खड़े होने के लिए। दूसरी साइड हमको वीडियो कॉल में दिखाते हैं मिस यिन गुस्साते हुए कह रही होती है यह झाओ फैमिली होनी चाहिए, किसी ने हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट को एनालाइज किया और फिर लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। फिर वो कहती है अब मेरी फैमिली मुझ पर दोष लगा रही है और मुझे जल्दी वापस आने के लिए कह रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में झाओ गुजियान उससे हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है अब तुम पागलों से हरकत कुछ मत करना। फिर वो लिटिल फॉक्स से कहता है कल मैं ऐसा करता हूँ आपका सपोर्ट करने के लिए तुम वापस बिंजिंग जाओ। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और फिर उससे कहती है क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है एक पैलेस जो बहुत बड़ा होता है जो कि दिखने में बिल्कुल महल के तरीके होता है। और गाइस हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जिया गुजियान और लिटिल फॉक्स दोनों एक मस्त लल्लन टॉप कार में बैठ के आए होते हैं। वो दोनों उससे उतर कर आगे आते हैं और गाइस हमें दिखाते हैं मिस फॉक्स वहाँ आने के बाद में स्पिरिचुअल पावर उनको फील होती है।
तो वहाँ पे वो उसको गैदर करने लगती है। और हमें दिखाते हैं मिस यिन और अपना हीरो जिन दोनों के दोनों साथ में सड़क पे जा रहे होते हैं। तभी मिस यिन अपने हीरो से कहती है, जिया गुजियान, वहाँ बहुत सारे कैपिटल में लोग हैं जो कि मेरे गॉड्स के वंशजों की पहचान उजागर कर सकते हैं, तुम ये सब संभाल लोगे ना। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान पलटता है और लिटिल फॉक्स की तरफ एक नेकलेस को दिखाते हुए कहता है, अरे तुम घबराओ नहीं, मैं रेडी होके आया हूँ हर चीज के लिए। फिर वो उस नेकलेस को दिखाते हुए कहता है, ये मैजिकल वेपन है, जब आप इसे पहन लेती हैं तो आपकी ट्रू आइडेंटिटी को कोई नहीं पहचान पाएगा। और ये कहने के बाद में जिया गुजियान लिटिल फॉक्स की तरफ उसके हाथ की तरफ वो फेंक देता है। इसको लेने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लेस करने लगती है और ब्लेस करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस नेकलेस को लेने के बाद में वो अपने हाथ में पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में दोनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए लिटिल फॉक्स अपने मन में सोचती है, ये आदमी मुझे रिंग नेकलेस क्यों दे रहा है, क्या वो ये जानता भी है कि लड़कियों को ये सब चीजें देने का मतलब क्या होता है। देख रहे दोस्तों, फिर फुतूर उसके मन में जागने लगा। जब ये सोचते हुए वो आगे की तरफ आ रही होती, तभी उतने में सामने एक रोबोट आ जाता है उड़ते हुए और वो कहता है, मिस रू, आइडेंटिफिकेशन के लिए इधर आइए, जहाँ पे एंट्री करनी है। वो दोनों उस रोबोट की ये बात सुनने के बाद में उस तरफ की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए एंट्री हो रही होती है। और मैं दिखाते हैं दोस्तों की वो जगह बहुत बड़ी होती है, जो वहाँ का गेट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। जब उन लोग वहाँ पे गेट पे आइडेंटिफिकेशन एंट्री के लिए जाते हैं, वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं और तभी उनके बारे में बताया जाता है, कैपिटल गार्ड वू यान। तभी वो गार्ड मिस यिन से बोलता है, मिस रू, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन बाहरी लोग को हम अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बड़े प्यार से उस गार्ड के पास में आके खड़ी हो जाती है और उससे बड़े एटीट्यूड में कहती है, दूर हो जाओ, मैं अपने बॉडीगार्ड को अंदर लेके जाऊंगी, क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोक सकते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो गार्ड होता है वो घबराते हुए कहता है, ये। तभी अंदर से एक आवाज आती है, सभी बॉयफ्रेंड इन फैमिली में नहीं आ सकते, उस व्हाइट बॉय को मारो। जो गार्ड का कैप्टन होता है वो सामने आ जाता है और सभी से कहता है, मेरे ऑर्डर को सभी लोग मानो। और ये कहने के बाद में बड़े एटीट्यूड के साथ में अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है अपने जिया गुजियान को मारने के लिए। फिर वो आगे आता है, उछलता है और उसको घूंसा मारने के लिए जंप करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और अपना हीरो बड़ी शांति से वहाँ खड़ा ही होता है, कुछ करता ही नहीं अभी। और जैसे ही वो अपना मुक्का उसके मुंह के पास लाता है, अपना जिया गुजियान बस अपनी एक उंगली से उसके पूरे मुक्के को वहीं ब्लॉक कर देता है। और गाइस, उसके एक फिंगर में इतनी पावर होती है, उसने खाली ब्लॉक किया होता है, लेकिन वो जो गार्ड होता है वो गेट को तोड़ते हुए पीछे की ओर निकल जाता है। और दोस्तों में दिखाते हैं उस गार्ड के कैप्टन की ये हाल देखने के बाद में जो गार्ड होता है वो आगे खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कैप्टन की पावर लेवल 3 के जेनेटिक वॉरियर की जितनी है, और उस लड़के ने सिर्फ अपनी एक उंगली से उसको यहाँ तक उड़ा के फेंक दिया। जो उस पैलेस के अंदर लोग बैठे होते हैं वो लोग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस, हमें दिखाते हैं अपनी लिटिल फॉक्स और जिया गुजियान दोनों के दोनों बड़े मस्त एटीट्यूड में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हुए मिस यिन अपने मन में सोचती है, ये बहुत अमेजिंग बात है मेरी तरफ से, जब मैं उनके साथ में होती हूँ मैं अपने अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे अब तीनों न्यायाधीशों से डर नहीं लगता क्योंकि ये मेरे साथ में है। जब वो दोनों अंदर आ रहे होते तभी उतने में एक आदमी जो बैठा होता है वो चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर कहता है, क्या सच में आप ये सोचते हैं कि केवल आपके पास थोड़ी सी ताकत है तो आप कैपिटल के चारों तरफ चल सकते हैं। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बड़े एटीट्यूड में कहती है, ओल्ड मैन, ये क्या तुम अपने बारे में बता रहे हो। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो आदमी होता है भड़क जाता है, वो गुस्से में कहता है, तुम। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है, शायद ये बॉस होगा, वो वहाँ पे कहता है, तुम दोनों बस करो, अब बहुत हो गया। फिर वो कहता है, डेक्सिया में हमेशा से ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, उसके द्वारा कुछ छोटी मछलियों और झींगों को भोजन में खाने में कुछ गलत नहीं है, मुझे ये पसंद है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में सामने टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है, फिर मुझे आप बताएं, जितने भी दूसरे परिवार हैं वो सिर पर धौंस जमा रहे हैं लेकिन वापस लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते। फिर कहती है, क्या इसलिए कि हमारा परिवार कमजोर है। जिन जियारू की बात सुनने के बाद में वो जो ओल्ड मैन होता है सामने, वो अपने फेस को सहलाते हुए कहता है, जियारू गुस्सा ना हो, सच में हम खतरे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पे जो एल्डर पैट्रियार्च बैठे होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, कुछ दिन पहले आसमान में एक नीला ड्रैगन उड़ रहा था और आसमान से एक लाइटनिंग भी नीचे गिरी थी। फिर वो अपने मन में सोचते हैं, मूल रूप से गॉड्स और दूसरी जातियों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वह अब बंद हो गई है और गॉडफादर के स्वागत की तैयारी की गई है। तभी दोस्तों में सीन में दिखाते हैं वहाँ पे डीमंस घुटनों के बल बैठे होते हैं और वो सब बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। एक बार जब गॉडफादर आ जाते हैं
और गॉड्स के पास एक यूनिफाइड लीडर होता है तो ह्यूमन रेस और गॉड्स के बीच बहुत भयानक युद्ध हो जाएगा। और गाइस हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ढेर सारे डीमन होते हैं जो कि किसी के आगे सब लोग झुके हुए होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। पैट्रियार्च के इन ख्यालों को मिस यिन रोकते हुए कहती हैं, तो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि मैं झोउ फैमिली से पोशन को चुराया है। फिर मिस यिन बोलती हैं, और मैं नहीं चाहती कि लोग यह सोचे कि मैं गॉड्स के ग्रुप में शामिल हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम पे नहीं डाल पा रहा हूँ, सही से नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे इस समय लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिएगा। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च उनसे बोलते हैं, यह सही नहीं है, झाओ फैमिली आपको कुछ धन राशि का मुआवजा देंगे। फिर कहते हैं, क्या उन्हें शिखर पर खड़ा रहने देना बेहतर नहीं होगा? फिर वो मिस यिन से बोलते हैं, उन शिकायतों के लिए जो आपने झेली हैं, फैमिली ने ये डिसीजन लिया है आपकी भावी भूमिका के लिए आपको वर्चुअल गेम कंपनी के एक्सक्लूसिव वाइस प्रेसिडेंट मुआवजा देंगे। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में जो उनके बगल में आदमी बैठा होता है वो उनसे कहता है, पैट्रियार्च प्लीज 2 बार सोच लें क्योंकि वो हमारी मेन प्रॉपर्टी है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च गुस्साते हुए बोलते हैं, तुम खामोश हो जाओ। और गुस्साते हुए कहते हैं, फैमिली की युवा पीढ़ी को धमकाना अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आपका बहुत आदर है? और फिर ये कहने के साथ में ही वह अपने हीरो जिया गुजियान को देख रहे होते हैं और देखते हुए मन में सोचते हैं, जियारू का जो बॉयफ्रेंड है ऐसा लगता है कि उसकी ताकत टेंग्युन की लास्ट स्टेज से ऊपर एक गॉड के वंशज होने की संभावना है। और फिर पैट्रियार्च अपने हीरो की कल्टीवेशन को जांच रहे होते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। और गाइस देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है जिया गुजियान इस समय। फिर वो अपने हीरो के बारे में मन में सोच रहे होते हैं, जब तक वह हमारे साथ यिन फैमिली से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, एक दिन हवा बदलेगी और वो हमें बहुत ढेर सारे ट्रेजर देगा। फिर दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं अपना हीरो और मिस यिन दोनों एक सोफे पे बैठे होते हैं और हीरो मिस यिन से कहता है, लिटिल फॉक्स, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आपकी फैमिली मूर्ख नहीं है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स उससे कहती है, मैं आपकी मदद करना चाहती थी लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आप ही थे जिसके कारण पैट्रियार्च झाओ फैमिली को धोखा देने की योजना बना रहे थे। फिर लिटिल फॉक्स बोलती है, मैं सच में चाहती हूँ कि यिन फैमिली मूर्ख हो ताकि वे सही तरीके से झाओ फैमिली के साथ संबंध तोड़ सके और वे आने वाली परेशानियों से बच सके। फिर बताती है, आखिरकार मैं बस एक नकली यिन फैमिली की हूँ जिसने मेरे बचपन से ही मेरी जगह ले ली और मेरे माता पिता को यह भी नहीं पता कि यह कौन है। फिर हमें दिखाते हैं दोस्तों लिटिल फॉक्स ये सब बता रही होती है लेकिन जिया गुजियान चिप्स खा रहा होता है मजे से और चिप्स खाते हुए कहता अच्छा। उसको ऐसा करते हुए देख के लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है, अरे तुम जिया गुजियान, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं अभी कितनी उदास थी? फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में लिटिल फॉक्स उसके एकदम पास आ जाती है गुस्से में और गुस्साते हुए कहती है, आप बस टीवी देख रहे हैं, आपने मुझे देखा ही नहीं, मैं कितनी ज्यादा उदास थी, तुमने मुझे क्यों नहीं संभाला? और गाइस सभी में दिखाते हैं टीवी में, तुम वो देखो लिंग मोक्जी द्वारा निभाई गई टीवी सीरीज सच में जिया डायनेस्टी के ताइलोंग पीरियड के बारे में एक स्टोरी है, ये देखना सच में बहुत दुर्लभ है। और ये सब बताते हुए जिया गुजियान टीवी की तरफ इशारा करके उसको बता रहा होता है। फिर ये कहने के बाद में अपना हीरो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को दूसरों के साथ खेलते हुए ऐसे देख पाऊंगा या नहीं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन उससे कहती हैं, अरे तुम भी, क्या यह उस जिया डायनेस्टी नोवेल पर आधारित एक शॉर्ट ड्रामा नहीं है जिसे मैं देख रही हूँ? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, शॉर्ट? चलो ठीक है, शॉर्ट है, लेकिन मैं ताइलोंग को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? उसकी ये बात सुनकर मिस यिन उसको जवाब देती हैं, मुझे लगता है कि ये कोई और है जिसको पूरी तरह से नहीं पता है कि स्टोरी में क्या हुआ था क्या नहीं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस यिन फिर उसको बताती है, आखिरकार ओरिजिनल बुक में मेल और फीमेल प्रोटोगनिस्ट को 9 हेवन इमॉर्टल की तरह प्रशंसा की गई है, मुझे ये एक्टर कहाँ मिल सकती है? फिर कहती है, अरे छोड़ो, क्या करना, रहन दो। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन अपने हीरो के पास आ जाती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है, क्या तुम सच में एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हो? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला के बोलता, मैं अपना कॉस्प्ले खुद कर सकता हूँ। फिर कहता है, मुझे ये करने में बहुत मजा आएगा। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जिया गुजियान ने ये बात बोलने के बाद में अपने आप को तुरंत टेलीपोर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद में लिटिल फॉक्स एकदम घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, जिया गुजियान ये अचानक कहाँ गायब हो गया? फिर दोस्तों कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं और मिस यिन अपने पैलेस में आ जाती है और वहाँ आने के बाद में खूब ज्यादा तेज चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो बेवकूफ आदमी, क्या तुम मुझे इस खाली कमरे में अकेला छोड़ दोगे?
और गाइस हमें दिखाते हैं मिस इन वहाँ पे खूब चिल्ला रही होती है। यहाँ पे जिया गुजियान उड़ता हुआ वहीं शूटिंग सीन पे आ जाता है और वो नीचे उतरता है। तभी उतने में जो मेन एक्टिंग कर रही थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो झाओ फैमिली के नीचे जो ब्लड सी था और जो कमांडर यान से लड़ रही थी, ये वही लड़की है जिसको लास्ट में जिया गुजियान ने अपना स्लेव बना लिया था। जैसे ही जिया गुजियान वहाँ पे लैंड करता है, उतने में वो झुकती है और उससे कहती है, मालिक आप। हीरो वहाँ उतरने के बाद में उससे कहता है, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ आपसे आप पूछने आया हूँ कि अगर मैं आपके साथ टीवी सीरीज में काम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। फिर कहता है, मुझे ऑथर की तलाश कहाँ करनी है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्सू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं लिंग मॉक्सू अपने हीरो को बताती है, मैंने हाल ही में उन फिल्मों के राइट्स खरीदे हैं जिसमें मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, और अगर आप इसमें एक्टिंग करना चाहते हैं तो मैं इसमें निर्णय ले सकूंगी। और ये कहने के बाद में साथ में ही अपने मन में सोचती है, आपका अचानक आधी रात में ऐसे यहाँ पे आ जाना या इसलिए है। लिंग मॉक्सू की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर इसको अरेंज करो, मैं ताइकोंग के रूप में इसमें एक्टिंग करना चाहता हूँ। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, मालिक की जरूरतों को मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगी, इसलिए मैं उनसे मिलती हूँ। और गाइस ये कहने के साथ में वो अपने ब्रेसलेट को कॉल के लिए एक्टिव करती है और किसी को मैसेज करते हुए हंसते हुए कहती है, तब मैं मास्टर को अपना आर्टिस्ट बनाने के लिए बहुत परेशान करूंगी। फिर दोस्तों ये यहाँ पे रुकती नहीं है, फिर अपने मन में सोचने लगती है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद में कहीं वह मेरे गुलाम की तरह महसूस तो नहीं करेंगे। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं हमको, और हमको जो प्रोडक्शन हाउस होता है जहाँ पे फिल्म बन रही होती है वहाँ का सीन दिखाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ से लिंग मॉक्सू और अपना जिया गुजियान सबके बीच में से निकल के आ रहे होते हैं। और लिंग मॉक्सू को देखने के बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं वो एकदम दीवाने हो जाते हैं। लिंग मॉक्सू जब आगे जाती है तो उसकी मैनेजर मिलती है उसको, और वो अपनी मैनेजर से बोलती है, आज से ताइलोंग का सीन करेंगे, एक पार्ट को बदलने के लिए स्क्रिप्ट राइटर टीम को बुलाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द इसे कर सके। लिंग मॉक्सू की बात सुनने के बाद में मैनेजर उससे बोलती है, ठीक है मिस लिंग, मैं समझ गई। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एक गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है, मिस लिंग, हम इस सेक्शन को आजमा सकते हैं। फिर वो मिस लिंग के पास आ जाता है और हंसते हुए उसको बताता है, जब एक मोनार्च और एक मिनिस्टर का ट्रेवल के टाइम एक बाघ से मुठभेड़ हो जाती है तो जुयर हताश होकर ताइकोंग को दूर फेंक देता है। फिर कहता है, दोनों मार्शल सीन में आपका जो चार्म है मिस लिंग वो भी दिखा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में इमोजी दिखाई जाती है जिसमें कि मिस लिंग और जिया गुजियान दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं। जिया गुजियान बोलता है, क्या घटिया साजिश है। मिस लिंग बोलती है, इसे मत बदलो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको जो आदमी स्क्रिप्ट लिख के लाया होता है ताइकोंग का, वो स्क्रिप्ट जिया गुजियान को पसंद नहीं आई होती है और वो उस आदमी से कहता है, ताइलोंग ने एक गोली से बाघ के 18 जगह छेद कर दिए, ये क्या है। लिंग मॉक्सू भी उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इस पार्ट को आपने सही नहीं लिखा है। जब राजा और उसकी प्रजा शिकार कर रही हो तो एक टाइगर एक राजा पर कैसे कूद सकता है। और ये कहने के साथ में लिंग मॉक्सू उसके सामने आके खड़ी हो जाती है गुस्से में, और जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी उस आदमी से कहती है, तुम ऐसा ही स्क्रिप्ट में कोई भी बकवास नहीं लिख सकते जो आपको मूल पार्ट को वैसे बदलने की अनुमति देता है जैसा उसे होना चाहिए, तो आप सही तरीके से लिखिए। वो आदमी बेचारा घबराते हुए कहता है, ठीक है मिस लिंग, मैं समझ गया। और ये कहने के साथ में हमको दिखाते हैं वो जो मोटा वाला आदमी होता है जिसने स्क्रिप्ट लिखी होती है वो अपने मन में सोचता है, अगर आदमी आपको नीचे गिरा दे तो फैंस जो होंगे वो भागेंगे नहीं। फिर दोस्तों में सीन दिखाते हैं जहाँ पे शूटिंग होने वाली होती है, सब जगह पे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, और तभी जिया गुजियान वहाँ आके कहता है, चारों तरफ ये ग्रीन स्क्रीन क्या है। फिर कहता है, टाइगर कहाँ पे है और सारी घासें कहाँ पर हैं जहाँ पे हमें शूट करना है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा वाला आदमी होता है वो हंसते हुए जिया गुजियान से कहता है, रुकिए, आपको बस मिस लिंग को नीचे फेंकने की जरूरत है और इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचिएगा। मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान वहाँ पे एक ग्लासेस होता है, उसके बाहर घास लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या बाहर घास नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद मोटा वाला आदमी कहता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई घास नहीं है। उस मोटे वाले आदमी की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान अपने मन में सोचता है, ये जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ताइलोंग सफारी से बिल्कुल अलग है। और फिल्म को दिखाते हैं, ये कहने के बाद में जिया गुजियान एक स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा करना बहुत आसान है। फिर दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान अपना एक स्किल यूज करता है, अपना जो पिंक टाइगर होता है उसको बुला लेता है वहाँ पे, और एकदम से आने के बाद में वहाँ टाइगर घबरा जाता है। फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों टाइगर तो कम घबराता है, लेकिन जो मोटा वाला आदमी होता है उसकी हालत खराब हो जाती है एकदम, वो बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है, आपको ये म्यूटेंट टाइगर कहाँ से मिला, क्या ये काटता है। उस मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान कहता है, नहीं, ये काटता नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, मिस लिंग मॉक्सू पीछे से अपनी
ड्रेसअप चेंज करने के बाद में सीन की ड्रेस में वहाँ से आ रही होती है और आते हुए कहती है बस आप इसको एक बार ट्राई करिए, यह आपके सीन को बिल्कुल रियल बना देगा। मिस लिंग की ये बात सुनने के बाद में वो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो कहता है ठीक है हम स्टार्ट करते हैं अब। और तभी वहाँ पे शॉर्ट फिल्म की स्टार्टिंग हो जाती है। टेक 1 एक्शन। और ये कहने के साथ दिखाते हैं जिया गोजियान मिस लिंग मोक्ज्यू दोनों जंगल में चल रहे होते हैं और आगे की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं झाड़ी में एक बहुत खतरनाक बाघ छुपा हुआ घात लगा के बैठा होता है और वो टाइगर एकदम से उस झाड़ी से निकलता है और उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में मिस लिंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में अपना जो हीरो होता है जिया गोजियान, जैसे वो टाइगर उस पर अटैक करने के लिए आता है एक लात मारता पाट से और वो टाइगर फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ पीछे की ओर जा रहा होता है। जिया गोजियान की ऐसी हरकत देखने के बाद में जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो खिसियाने लगता है और मिस लिंग भी खिसिया रही होती है और चिल्ला के कहती है स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान स्माइल करते हुए कहता है अरे मुझे माफ करिए, दरअसल बात ये हुई कि उस पल में एकदम से मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और इस बारे में बोलते हुए ताइकोंग को ऐसा ही माना जाता था और जो भी स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है वो सब बकवास है। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है सीन आगे बढ़ता है और वहाँ पे टेक चल रहे होते हैं। वो कहते हैं फिर से ठीक है फिर से करो। हमें दिखाते हैं अपना जिया गोजियान वहाँ पे आराम से लेटा हुआ होता है और मजे में जूस पी रहा होता है। फिर वहाँ पे मिस लिंग आती है अपने उस ड्रेसअप में जो स्क्रिप्ट में होता है और वहाँ पे आकर कहती है योर मेजेस्टी आप दुनिया को अनदेखा करके दिन रात बस शराब पीते और शिकार करते रहते हैं और अब लोग परेशान हैं और मिनिस्ट्रीज में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है गुलामों के एक ग्रुप ने मेरी बातों को नहीं माना और हेवन के सेक्रीफाइस के लिए हत्या कर दी। फिर कहता है लेकिन एक बात है। और फिर हमें दिखाते हैं ये कहते हुए बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है आजू ने उन्होंने मुझे एक कंकोबाइन चुनने की सलाह दी है। फिर कहता है मैंने सुना है कि गरीब फैमिली में एक छोटा किन्नर है, आप क्या सोचते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस लिंग रोने लगती है और रोते हुए कहती है लेकिन। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान की इस तरह के एक्टिंग को देखने के बाद में जो वहाँ के कैमरामैन और जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हुए कहते हैं ब्रदर आपकी एक्टिंग स्किल सच में बहुत अमेजिंग है। आपकी जो एक्टिंग है ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुद में ताइकोंग यहाँ पर आ गए हो। फिर कहता है क्या आपके पास इतनी अच्छी विल पावर है, क्या बात। उस मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। क्योंकि दोस्तों ये तो सच वाला ही ताइकोंग है और इसकी खुद की कहानी चल रही है यहाँ पे। फिर हमको दिखाते हैं उस मोटे वाले आदमी की इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद में मिस लिंग वहाँ पे आ जाती है और मोटे वाले आदमी से कहती है इतना मत पूछो, बस अपने काम से छुट्टी ले लो। फिर अपने मन में सोचती है यह वो जगह है जहाँ आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। मिस लिंग की ये बात सुनने के बाद में जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब ये क्या कह रही है। और तभी हमें दिखाते हैं मिस लिंग मोक्ज्यू की मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे आकर कहती है मिस लिंग आज की सेनेट मीटिंग में बैठने में मिस यिन ने झाओ होंगिए के लिए माफी मांगी और अगले ही पल उन पर गॉड के वंशज के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनने के बाद में वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर सोचते हुए कहती है अब आइए झाओ फैमिली के साथ सभी संबंधों को साफ करके शुरुआत करें। फिर कहती है मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगी। और तभी दोस्तों वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमारा सीन कमांडर यान के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी पावर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा रही होती है और कमांडर यान ने उस जगह को अपनी पावर से पूरा तबाह कर दिया होता है, डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर कमांडर यान वुयू वहाँ नीचे उतरती धीरे से और उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा ही बाहर निकल रही होती है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और कमांडर यान से कहता है यान वुयू आप मेरी फैमिली की निजी संपत्ति को जलाने के लिए कैसे योग्य हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया। जब ये एल्डर ये बात को बोल ही रहे होते तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है चश्मा पहने हुए और साथ में उसके सोल्जर होते हैं और वो वहीं से कहता है ये मेरा आदेश है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, क्या आपको कुछ पूछना है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में एल्डर कहते हैं यहाँ तक कि डिप्टी भी गोंगसेंग के कमांडर को बिना किसी कारण के नागरिकों की निजी संपत्ति को जलाने का अधिकार नहीं है, मैंने सही कहा ना। एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो चश्मे लड़का चिल्ला के कहता है हाँ तुमने सही कहा, बिना किसी कारण के नहीं। फिर वो वहीं पे टूटी दीवार के पीछे एक मॉन्स्टर बॉडी के ऊपर इशारा करते हुए कहता है क्या ये लाशें ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि आपने यहाँ पे क्या किया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं
या केवल ह्यूमन मॉडिफिकेशन पर कुछ रिसर्च है। डिप्टी कमांडर गोंगसेन मुझे गॉड्स के वंशजों के साथ में मिली भगत करने वाले कैसे कह सकते हैं। एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो डिप्टी कमांडर कहता है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है गॉड्स के वंशज की जीन। गॉड्स के वंशज के साथ सहयोग किए बिना तुम लोगों को कैसे बदल सकते हो। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर कहते हैं, दुनिया में बहुत से रहस्यमय चीजें हैं और डिप्टी कमांडर को सबूत के साथ बात करनी चाहिए। जब वो एल्डर ये बात कर ही रहे होते हैं तभी उतने में अपनी लिटिल फॉक्स वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास सबूत है। फिर कहती है, ये वो सीरम है जो मैंने आपकी फैमिली से चुराया है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में वो जो एल्डर होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको मिलिट्री का एक ऑफिसर कहता है, झाओ फैमिली के पास सच में गॉड्स के वंशजों का खून है तो इस आरोप की पुष्टि हो जाएगी। दूसरा कहता है, हाँ ये सही है, इस चीज को प्रसारित करना वर्जित है, यहाँ तक कि इस देश के कैपिटल में भी ये चीज नहीं होगी। फिर वो पहले वाला आदमी कहता है, झाओ फैमिली और गॉड्स के बीच में जरूर ही कोई ना कोई गुप्त रहस्य होगा। और तभी में दिखाते डिप्टी कमांडर फायर करने के लिए कह देते हैं और वो जो सामने एल्डर खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, रुको रुको, ऐसा बिल्कुल मत करो, रुक जाओ। फिर हमको दिखाते हैं वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, ये जो हमको कहा जा रहा है ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है हम पे। एल्डर की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स उसके पास हंसते हुए आ जाती है और एल्डर से कहती है, मैं आपके घर गई और कुछ चुरा लिया, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला चुरा लिया और कुछ नहीं, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। फिर कहती है, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सेना बेवकूफ है। फिर हमको दिखाते हैं लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जो एल्डर होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं। तभी लिटिल फॉक्स कहती है, फॉर्मूला पहले से ही आपका था जो कि बिल्कुल भी गुप्त नहीं है, मतलब हर किसी को पता है ये बात। मिस हिन जब ये बोलती हैं तो एल्डर फिर गुस्सा जाते हैं और गुस्साते हुए कहते हैं, हमारे पास इमॉर्टल कल्टीवेटर एसोसिएशन का प्रूफ है। एल्डर की ये बात सुनने के बाद में तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर लड़की आ जाती है और वो उनसे कहती है, हम इसे साबित नहीं कर सकते। उस लड़की को देखने के बाद में जितने भी सोल्जर होते हैं वो तो एकदम पगला जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। वो सारे सोल्जर अपना दिल दे चुके होते हैं उसको। फिर वो ऑफिसर लड़की बोलती है, इमॉर्टल कल्टीवेटर एसोसिएशन का झाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, झाओ फैमिली को बकवास करना बंद कर देना चाहिए। उस ऑफिसर लड़की की ये बात सुनने के बाद में जो झाओ फैमिली के एल्डर होते हैं वो बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं, घबराने लगते हैं और घबराते हुए कहते हैं, तुम। फिर हमको दिखाया जाता है कमांडर यान की तरफ वो एल्डर इशारा करते हुए कहते हैं, कल्टीवेटर एसोसिएशन के साथ में क्या हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली। उस एल्डर को इतना घबराते हुए देखकर कमांडर यान जो है मुस्कुराते हुए कहती है, यह साबित करना आसान है कि सीरम किसका है। फिर ये कहने के बाद में कमांडर यान अपनी लिटिल फॉक्स को देखने लगती है और उससे देखते हुए कहती है, बस अपने फिंगरप्रिंट को चेक करें। कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन भी कहती है, हाँ मेरे अलावा झाओ फैमिली ने भी ये रीगेंट को लिया होगा। और तभी हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में लिटिल फॉक्स जो उसके पास में फॉर्मूला होता है कमांडर यान की तरफ फेंकते हुए कहती है, सिस्टर आप इसे परीक्षण के लिए ले जाइए। और दोस्तों में दिखाते हैं जैसे लिटिल फॉक्स उस फॉर्मूले को फेंकने वाली होती है तभी उतने में एक डार्क शैडो जैसा अटैक उसके ऊपर आ रहा होता है लगने के लिए। उस अटैक को आते हुए देखकर कमांडर यान शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लिटिल फॉक्स के पास जाने वाला था। फिर कमांडर यान चिल्ला के कहती है, ज़ाओरू संभल कर। और तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि वो जो अटैक होता है सीधे ज़ाओरू के ऊपर जाके लगता है। लेकिन दोस्तों में बाद में पता चलता है वो जो अटैक होता है जो जिया गोजियान ने उसको गिफ्ट दिए थे स्टोरेज रिंग, उसमें एक शील्ड भी होती है जो कि उस अटैक को रोक देती है। और फिर हमको दिखाते हैं वो जो अटैक होता है सीधे जाकर लिटिल फॉक्स के ऊपर जाके लड़ता है और वहाँ धमाका होता है, बूम। और तभी लिटिल फॉक्स बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपनी उंगली में उस स्टोरेज रिंग को देखने लगती है जो कि जिया गोजियान ने उसको दिया होता है और उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मुझे अब पता चला है कि उसने जो मुझे रिंग दी है उसका क्या इफेक्ट है। लिटिल फॉक्स इस बात के बारे में सोच ही रही होती तभी उतने में कमांडर यान उसको अपने पीछे करते हुए चिल्ला के कहती है, कोई सबूत नष्ट करना चाहता है। और इस चीज को देखने के बाद में लिटिल फॉक्स शॉक्ड हो जाती है। और दोस्तों फिर हमको दिखाते हैं कमांडर यान लिटिल फॉक्स के अटैक के कारण बहुत ज्यादा गुस्साई होती है और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करती है और हवा में उड़ते हुए जिसने अटैक किया था उसका पीछा करने के लिए जाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। और फिर हमको दिखाया जाता है ये कहने के साथ में ही कमांडर यान अपनी फुल स्पीड से बहुत तेजी से वहाँ निकल जाती है, जबकि जो उसके साथ वाले सोल्जर होते हैं वो भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं।
जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ से अटैक उड़ के आया था, तो देखते हैं वहाँ पे एक डार्क बॉल होता है जिसमें से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और तभी जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको देखने के बाद में कमांडर यान कहती है, धत तेरे की, हम एक कदम पीछे रह गए। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। डिप्टी कमांडर झाओ फैमिली के एल्डर से कहते हैं, झाओ होंग, ये जिस तरह का हमला अभी हुआ है केवल वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो गॉड्स और डीमन अलायंस के जेल्टिक हैं। फिर डिप्टी कमांडर गुस्साते हुए एल्डर से कहते हैं, अब आपको इस बारे में क्या कहना है। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में वो जो एल्डर होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, बकवास, मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। फिर हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर गुस्साने के बाद में अपने सोल्जर्स के पास जाते हैं और उनको एल्डर के लिए कुछ कह रहे होते हैं। तभी एल्डर बहुत गुस्साते हुए अपने मन में सोचते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। और डिप्टी कमांडर अपने सोल्जर से कहते हैं, जाओ फैमिली दुश्मन के साथ मिली भगत में शामिल है, उन सभी को नीचे ले जाओ और उनका कोर्ट मार्शल कर दो। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है वहाँ पे अपना जिया गुजियान भी आ जाता है स्पिरिचुअल फॉर्म में, जो कि किसी को दिखाई नहीं देता है। तभी वो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था उस चीज को सोचते हुए कहता है, लेकिन वो काली की हुई गॉड्स के वंशजों की नहीं है। फिर जिया गुजियान कुछ सोच रहा होता है बहुत डीप थॉट में, और फिर वो बताता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई और बॉस भी हो। फिर कहता है, इसे भूल जाओ, पहले यिन के घर वापस चलते हैं। फिर दोस्तों सीन बदल जाता है और हमको लिटिल फॉक्स का पैलेस दिखाया जाता है। लिटिल फॉक्स घर आते हुए कहती है, जिया गुजियान थैंक यू। जिया गुजियान तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। कल आपने जो मुझे रिंग दी थी उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद करूं। आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए वो कर सकती हूँ। और दोस्तों दूसरी साइड हमको दिखाते हैं अपना जिया गुजियान वहाँ पे बैठा हुआ डिजिटल देख रहा होता है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान हंसते हुए कहता है, दुश्मनों का समाधान हो चुका है, तो अब मुझे बताइए आपको झाओ फैमिली के साथ ऐसा होने के बाद में कैसा लग रहा है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स कहती है, हाँ मुझे अभी पता चला है कि वर्चुअल गेम के कारण पैट्रियार्च गोंग सुन के वाइस कमांडर के संपर्क में है। झाओ फैमिली पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, ओहो वर्चुअल गेम का मार्शल के साथ में क्या संबंध है। जिया गुजियान को लिटिल फॉक्स बताती है, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट थी तभी मुझको पता चला था कि गेम में कॉपी की गई लड़ाई को सच में सेना द्वारा देखा और अच्छे से एब्जॉर्ब करने के साथ में मिलिट्री में सिलेक्ट करने के लिए भी देखा जाता था। फिर ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं लिटिल फॉक्स जिया गुजियान के पास में आ जाती है और उसके चेयर पे हाथ मारते हुए बड़े एक्साइटेड होके कहती है, स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन में कम से कम 1/3 टैलेंट्स का जो सिलेक्शन होता है वो इसी प्रकार किया जाता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, गेम टैलेंट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, खेल क्या है ये। लिटिल फॉक्स वहाँ से जाते हुए कहती है, यदि आप खेलना चाहते हैं तो मैं सांगियो से लौटने के बाद में आपको सिखाऊंगी। और ये कहने के साथ में हमको दिखाते हैं लिटिल फॉक्स अपना सूटकेस रेडी करते हुए कहती है, अब ये हमारी ट्रिप है, कैपिटल खत्म हो गई है, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, तो फिर आप पहले वापस जाइए, मुझे 2 दिन और रुकना है और मुझे अपनी फिल्म बनानी है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या फिल्म बनानी है तुमको। और ये कहने के साथ में तभी हमको दिखाते हैं जिया गुजियान की वॉच में कुछ अलर्ट आता है और वो उसको देखते हुए कहता है, अरे वीडियो इतनी जल्दी अपडेट हो गई क्या। तभी उसके पास में एक अलर्ट आता है और उसको वो क्लिक करता है तो उसमें लिखा होता है, द बिग समर थिंग एपिसोड 15 अपडेटेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिया गुजियान ने लिटिल फॉक्स के पैलेस में जाने से अभी मना कर दिया होता है। वो कहता है 2 दिन बाद आऊंगा मैं, अभी मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म पूरी करनी है। जो उसका एपिसोड 15 अपलोड उसकी वॉच में अलर्ट आता है। उसको देखने के बाद कहती है, ये क्या है जो आप देख रहे हैं। और तभी उसके विंडो स्क्रीन पे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। मैंने एंशिएंट कॉस्ट्यूम में सबसे परफेक्ट स्लेव ताइकोंग जैसा सुंदर आदमी नहीं देखा। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट में फालतू मैसेजेस होते हैं जो पढ़ना हम लोग के लिए कोई फायदे नहीं है। हम लोग अपनी स्टोरी में आगे चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिया गुजियान का वीडियो लोडिंग 100% पूरा हो जाता है, जिसमें कि फोटोज भी पड़ी होती हैं। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टाइगर लिंग मोक्जी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो घबरा रही होती है। तभी दिखाते हैं जिया गुजियान ने उस टाइगर को मार के भगा दिया होता है, जिस कारण से लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिया गुजियान को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लिटिल फॉक्स ये सारे सीन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, ये सारे सीन तो बहुत ज्यादा ही प्यार से भरे हुए हैं। लेकिन तभी वो कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। और दोस्तों में दिखाते हैं जिस सीन को देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है, वो सीन में जिया गुजियान लिंग मोक्जी को पकड़ के चिपक के पप्पी ले रहा होता है, जो कि सीन देखने में बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं लिटिल फॉक्स उस सीन को देखने के बाद में गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, जिया गुजियान, और चिल्लाते हुए उस वीडियो को ऑफ कर देती है।
और कहती है, तुम सच में बड़े सितारों के करीब जाने के लिए मेरे साथ कैपिटल आए थे? क्या तुम अब भी मेरे साथ हो कि नहीं? लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, ये आप ही थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग करने के लिए सुझाव दिया था। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसका कॉलर पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी आज से मैं आपकी एजेंट हूँ। मुझे अपना कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए वहाँ ले जाएं ताकि ऐसा ना हो धोखा हो जाए। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं बेचारा जिया गुजियान बहुत ज्यादा मतलब घबरा रहा होता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है, मैं कब तुम्हारा हूँगा यार। लिटिल फॉक्स ऐसी उसको बातें सुना रही होती, तभी उतने में गेट पे ठक ठक होता है और बाहर से सर्वेंट कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर मिलने आए हैं आपसे। यिन फैमिली को प्रस्ताव दिया और मिस जियारू को आने के लिए कहा है। सर्वेंट की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स घबरा जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, प्रपोजल? यह कौन है? मैं इस बारे में क्यों नहीं जानती? और दोस्तों में दिखाते हैं दूसरी तरफ जिया गुजियान स्माइल करते हुए कहता है, आपको लगता है कि मैं मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करता हूँ तो आप बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं लगते। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? और तभी दिखाते जिया गुजियान उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वहाँ से उठने के बाद में मन में सोचता है, ये सही है, आप कैसे कहते हैं कि मैं लिटिल फॉक्स का एकमात्र बॉयफ्रेंड हूँ? क्या ये बात चेहरे पर तमाचा नहीं है? और वहाँ से कहते हुए जा रहा होता है, चलो चले एक साथ देखते हैं उन लोगों को जो पीछे हट रहे हैं। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि वहाँ पे सोफे पे बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं और वो वेट करते हुए कहते हैं, ब्रदर यिन, आज मुझे एहसास हुआ है कि आपकी फैमिली में इतना आउटस्टैंडिंग डिसेंडेंट है, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हुए मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, अंकल प्लीज मेरी मदद करिए। और तभी तीसरा आदमी कहता है, मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा, जियारू का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं कि आइडेंटिफाइड बचपन से ट्रेनिंग यिन फैमिली का एकमात्र चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं, तभी उतने में लिटिल फॉक्स जिया गुजियान का हाथ पकड़ के चलती हुई आ रही होती है और आते हुए कहती है, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन पसंद है। फिर लिटिल फॉक्स कहती है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ठीक है, आप लोग प्लीज वापस जाइए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जो लड़का अपने जुगाड़ में आया था इसके साथ, वो चिल्ला के कहता है, ये बस एक घर का नौकर, क्योंकि वो युवा औरतों को रात दिन कंपनी देकर करीब हो सकता है। यंग लेडी, आपको बाद में पता चलेगा ये प्यार नहीं है। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, अच्छा मुझे बताओ क्या प्यार है? जब आप दरवाजे पर आते हैं और इसके बारे में ऐसे बात करते हैं, ये है प्यार? जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा वाला आदमी होता है वो वहीं पे खड़ा होकर चिल्ला के कहता है, ये स्वाभाविक है, मिस जियारू को मेरे साथ अच्छा महसूस करना चाहिए। जब तक हम साथ रहेंगे मैं वास्तव में अच्छा महसूस करवाऊंगा, वह जल्दी आपके बारे में भूल जाएगी। उस मोटे की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान और लिटिल फॉक्स दोनों आपस में हंसने लगते हैं और जिया गुजियान हंसते हुए कहता है, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? लिटिल फॉक्स भी कहती है, जहाँ तक एक आदमी की बात है उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वह खुद से झूठ बोल सकता है। इन दोनों की ये बात सुनने के बाद में ओल्ड मैन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, मेरा बेटा सही है, यिन फैमिली को पता होना चाहिए कि कौन बेहतर है और कौन बुरा। अगर वे नौकर को एक दामाद के रूप में लेते हैं या अगर वे शादी करते हैं तो हम। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स अपने मन में सोचती है, वो कब दामाद बन गया? ये तो मुझे खुद नहीं पता चला अभी तक, इस बुढ़ाऊ कैसे पता चल गया? ये लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उतने में लिंग मॉक्सी आ जाती है, गेट खोलती है धम्म से और खोलने के बाद कहती है, बस अब जो कुछ है यहीं पे खत्म करो तुम लोग, आने वाले 3 साल के लिए उसका मेरे साथ में अपॉइंटमेंट है। और फिर कहती है, यिन फैमिली का दामाद अच्छा नहीं है। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, सब अपने जुगाड़ में लगे हैं जिया गुजियान के लिए। लिंग मॉक्सी की ये सब बात सुनने के बाद में वो दोनों तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होने के साथ कहते हैं, मिस लिंग आप यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों मिस लिंग एक सुपरस्टार है। फिर मिस लिंग उनकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या मिनिस्टर झाओ भी यहाँ है? फिर हमको दिखाते हैं वो जो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में ये हॉट नहीं है? ये एक स्टार है, सेनेटर की पोती, वह यहाँ क्यों है? फिर मिनिस्टर को दिखाते हैं, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसका मतलब क्या था जो यहाँ पे ये है? फिर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो नौकर है ये गॉड ऑफ वॉर है? ये लोग अपने मन में बातें सोच ही रहे होते हैं, तभी उतने में लिंग मॉक्सी लिटिल फॉक्स के पास आ जाती है और उसके पास आके कहती है, जिया गुजियान मेरी लिंग मॉक्सी की ऑनलाइन स्क्रीन पार्टनर है। कुछ समय बाद वह एक बड़े स्टार बन जाएंगे जिसका हर कोई पीछा कर रहा है। वह यिन फैमिली के दामाद कैसे हो सकते हैं? फिर कहती है, कुछ लोगों के पास आंखें तो होती हैं लेकिन उन्हें गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता, ये तो फिर भी एक जेड है। तो फिर इस तरह से
अप्रोच करने के लिए मुझ पे दोष मत दो, वैसे भी आप और झाओ गोंगजी बहुत खुश हैं। और दोस्तों भी दिखाते हैं इसकी ये बात को लिटिल फॉक्स सुन रही होती है। जब लिटिल फॉक्स का पारा हाई हो जाता है इसकी सड़ी सड़ी बातें सुनने के बाद में, तो वो गुस्सा के चिल्ला के कहती है, किसने कहा कि वो दामाद था, वह मेरा एक्स है। फिर कहती है एक्स हस्बैंड। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बोलने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, अपना मुंह थोड़ा सा मतलब छुपाने लगती है। इन दोनों की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान अपने मन में सोचता है, पति क्या, बॉयफ्रेंड भी नहीं पहचाना उसने। फिर इन दोनों की बातें सुनने के बाद में वो मोटा वाला आदमी बीच में आके कहता है, मिस यिन आप, और अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं भी मिनिस्टर का बेटा हूँ, इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू और लिटिल फॉक्स दोनों चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या मामला है। फिर लिंग मोक्ज्यू कहती है, ये आपकी जगह नहीं है बात करने के लिए, तो यहाँ से चले जाओ। और दोस्तों इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद में वो जो मोटा लड़का होता है वो तो सदमे में आ जाता है बेचारा, अरे ये क्या हुई गो, ये तो खुले आम दोनों ने बेइज्जती कर दी मेरी। इन दोनों लड़कियों की बहस सुनने के बाद में जिया गुजियान बोर हो जाता है और लिंग मोक्ज्यू से जाते हुए कहता है, चलो अब इधर आ जाओ, तुम यहाँ की इस तरह की बकवास में शामिल होने के लिए नहीं आई हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है बताती है। जब जिया गुजियान के एक ऑर्डर पे लिंग मोक्ज्यू तुरंत एग्री कर लेती है और बोलती है, हाँ ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी वहाँ पे लिटिल फॉक्स उसको देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, किस तरह की लड़की है ये लिंग मोक्ज्यू, जिसने अभी अभी जिया गुजियान को तुरंत फॉलो कर लिया। और दूसरी साइड दिखाते हैं हमको मिनिस्टर और उसके लड़के दोनों के दोनों ऐसा होते हुए देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दोस्तों वहाँ से सीन बदल जाता है और फिर हमें दूसरे कमरे में दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू जिया गुजियान के आगे घुटने पे बैठी होती है और उससे कहती है, मालिक। फिर जिया गुजियान उससे कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैं आपकी बहुत ज्यादा केयर करने लगा हूँ, जिससे आपको कुछ इल्यूजन्स होने लगे हैं। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिया गुजियान से कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी स्लेव भूल गई है, प्लीज मालिक इस गलती के लिए मुझे सजा दीजिए। फिर कहती है, मालिक जो चाहते हैं मिस्ट्रेस इंटरफेरेंस करने के लिए कोई स्लेव नहीं है। लिंग मोक्ज्यू की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसकी तरफ घूरते हुए देख के कहता है, कोई भी मेरी ओर से कोई डिसीजन लेने के योग्य नहीं है। फिर कहता है, आपकी सजा पर बाद में चर्चा की जाएगी, अब पहले उठें, जियारू यहाँ आ रही है। जैसे जिया गुजियान ने ये बात बोली होती है लिंग मोक्ज्यू वहाँ पे उठ जाती है। तभी उतने में धम्म से गेट खुलता है और लिटिल फॉक्स चिल्लाते हुए अंदर आ रही होती है और कहती है, लिंग मोक्ज्यू मैं उसकी एजेंट हूँ, आपकी एक्टिंग कंपनी लोगों को धोखा देना चाहती है, लेकिन आपको मुझसे पहले निपटना होगा। यिन ज़ारू की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू हंसने लगती है और साथ में ही अपने ब्रेसलेट को ओपन कर लेती है और उसमें कोई टेक्स्ट को दिखा रही होती है और फिर कहती है, अगर आप मेरे एग्रीमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले इसे पढ़ सकते हैं, आपको निपिक चुनना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और तभी हमको दोस्तों दिखाया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि जिया गुजियान ने लिंग मोक्ज्यू के साथ में साइन किया होता है। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको लगा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और तभी हमको दिखाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में यिन मोक्ज्यू की हालत खराब हो जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद में अपने मन में सोचती है, ये कॉन्ट्रैक्ट घाटे में नहीं होना चाहिए, अगर कोई बड़ा स्टार भी आ जाए तो भी ऐसा कोई इलाज नहीं होता, मुझे तो यही लगता है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है लिंग मोक्ज्यू एक छोटी थैली को निकालती है और जिया गुजियान की तरफ देते हुए कहती है, माय लॉर्ड ये वो सामग्री है जिसे आपने मुझे खरीदने के लिए सौंपा था। फिर कहती है, अगर मेरे लिए और कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर हमको दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू जब उस थैली को दे देती है तो जिया गुजियान उस थैली में से जो इंग्रीमेंट होते हैं जो उसने मंगवाए होते हैं उसको निकाल के देख रहा होता है और तभी उससे कहता है, रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान ने जितने भी इंग्रीमेंट होते हैं उनको मिला के वहीं पे एक बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की पिल बना दी होती है जिसका नाम होता है रेनिंग द स्वॉट पिल्स, जिसमें से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। लिटिल फॉक्स उस पिल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, ये तो स्वॉट पिल्स है। और दूसरी तरफ लिंग मोक्ज्यू भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कहती है, उनके हाथ तो बिना किसी रिफाइंड टूल के इतने आसानी से खुद ही इन्होंने रिफाइन कर ली इस पिल को। वो लोग ये चीज को सोच ही रहे होते हैं, तभी उतने में जिया गुजियान लिंग मोक्ज्यू से कहता है, यह पिल स्वॉट कल्टीवेशन पे आगे बढ़ने के लिए है और ये स्वॉट पिल आपके लिए है, बस कुछ समय के लिए मेडिटेशन करिए और अपनी फाउंडेशन के बेस को मजबूत करिए, इससे आपके हार्ट को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में जिया गुजियान ने वो स्वॉट पिल लिंग मोक्ज्यू की तरफ दे देता है, जिसको देखने के बाद में लिंग मोक्ज्यू कहती है, आपने पहले मुझे इसके इंग्रीमेंट को ढूंढने के लिए कहा था, क्या आप मेरे लिए ही स्वॉट पिल को बनाने जा रहे थे? फिर इस चीज को देखने के बाद में लिंग मोक्ज्यू अपने मन में सोचती है,
क्या मैं तो एक स्लेव हूँ, तो एक स्लेव के लिए एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लिंग मोक्जू की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान थोड़ा स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं सबसे पहले आपसे कुछ भी नहीं चाहता था। और ये कहने के साथ में वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंग मोक्जू पिल लेने के बाद में वहाँ से वापस जा रही होती है। लिंग मोक्जू को वापस जाते हुए देख के लिटिल फॉक्स कहती है, मुझे लगता है कि उसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा अलग है। फिर कहती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी कल्टीवेशन की इंग्रीमेंट की कमी है तो आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देते हैं। लिंग रक्जियो की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसके सर पे एक टीप मारता है पाट्टे से। तभी लिटिल फॉक्स चिल्लाती, आउच, बहुत तेल लग गई। फिर जिया गुजियान उससे कहता है, ये बाकी चीजें आपके लिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता लिटिल फॉक्स, तुम कब बादलों में उड़ने में सक्षम होगे। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स स्माइल करते हुए हंसने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, मेरी फैमिली गुजियान सच में बहुत अच्छी है। फिर ये कहने के साथ में जिया गुजियान से कहती है, तो अब लिंग मोक्जू के पास में फिल्म करने का समय नहीं है, क्या आप मेरे साथ में घर जाना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक दिन बाद का सीन, और जिया गुजियान और लिटिल फॉक्स दोनों अपने पैलेस में आ जाते हैं। जैसे कि लिटिल फॉक्स ने जिया गुजियान को बताया था गेम के बारे में, मतलब वर्चुअल गेम के बारे में। आने के बाद में लिटिल फॉक्स उसको वहीं ले आती है और जिया गुजियान को वर्चुअल गेम दिखाते हुए कहती है, जिया गुजियान, क्या आप वर्चुअल गेम नहीं खेलना चाहते हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, नहीं, मेरा जो गेम रूम है आप इसको यूज कर लीजिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है, ये कैसे काम करता है, क्या मैं इसके अंदर जाकर लेट जाऊं। और तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं वर्चुअल कैप्सूल, और ये देखने में बिल्कुल सुपर साइयन जैसे आए थे ना धरती के ऊपर ड्रैगन बॉल जी की सीरीज में, बिल्कुल वैसा वजीटा और नापा जैसा ही कैप्सूल लग रहा है। और तभी मिस येन उसको बताती हैं, हाँ बस आप इसमें जाके लेट जाइए और आप अपनी बॉडी की पूरी ताकत को निर्धारित कर सकते हैं और फिर ऑटोमेट चालू कर सकते हैं। फिर ये बात कहने के बाद में वो अपने चेस्ट पे हाथ मारते हुए कहती है, अच्छा ये बताइए आप खुद गेम में जाके रिसर्च कर लेंगे या मैं आपके साथ चलूं, मतलब अंदर चलकर लेटूं। लिटिल फॉक्स की बात को इग्नोर करते हुए जिया गुजियान आगे चला जाता है और तभी उस वर्चुअल गेम कैप्सूल को देखने के बाद कहता है, ऐसा लगता है कि ह्यूमन जेनेटिक वॉरियर इसका यूज कल्टीवेशन करने के लिए करते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है, यह एक दूसरे सिस्टम से परिचित होने का अच्छा समय है। और ये कहने के साथ में ही जिया गुजियान उस कैप्सूल के अंदर जाकर लेट जाता है और कैप्सूल बंद हो जाता है। और जैसे दोस्तों अवतार मूवी में अवतार के जाते समय वो होता था ना लाइटनिंग वाला सीन, वैसा यहाँ पे भी होता है। तभी सिस्टम कहता है, गेम में एंटर करते समय प्लीज रिलैक्स करें और नर्व लिंक को एक्सेप्ट करें। और फिर वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 3, 2, 1। और फिर दोस्तों दिखाते हैं 1 होने के बाद में जिया गुजियान उस वर्चुअल गेम के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मुझे थोड़ी लिंग मोक्जू की तरीके दिख रही है, लेकिन ये सिस्टम होती है आई थिंक सो। और तभी वो बताती है, वेलकम बैक यूजर, री स्कैन फिजिकल फिटनेस, आपकी करंट फिजिकल स्टेटस। जिया गुजियान उस सिस्टम को देखने के बाद कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग मोक्जू इस चीज के लिए स्पोक्स पर्सन बनेगी। और फिर दोस्तों हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जो सिस्टम होती है जिया गुजियान का स्टेटस चेक कर रही होती है, उसकी करंट फिजिकल एबिलिटी चेक कर रही होती है, लेकिन तभी वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ भी उसके बारे में बता नहीं पा रही होती है। जिया गुजियान जब उसको देखता है और तभी वो बोलती है, आपकी करंट स्टेटस है क्या है। जिया गुजियान उसको देखते हुए कहता है, कहना क्या चाहते हो, पहले सही से बताओ तो, ये कैसे फंस गई हो तुम, आगे बोल ही नहीं रही हो। जब सिस्टम वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती तभी जिया गुजियान अपने मन में सोचता है, ऐसा हो सकता है कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा ही हाई है, इस मशीन की हाई लिमिट इस चीज को समझ नहीं पा रही है। फिर सोचता है, मैं एक नॉर्मल गार्ड के स्ट्रेंथ पावर के बराबर अपनी पावर को कर लेता हूँ। और ये बात सोचने के बाद में जिया गुजियान अपनी पावर को सप्रेस कर लेता है। फिर वो जो सिस्टम होती है जिया गुजियान को बताती है, आपका वॉरियर लेवल 3 है, आपकी स्पेशलिटी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस है। यह पता चला है कि उपयोगकर्ता बदल दिया गया है, क्या आप पार्टीशन का चयन करना चाहते हैं और ऑफलाइन पॉइंट को क्या ट्रांसफर करना है। उस सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे मुझे एंटर करवाओ। और जिया गुजियान की ये बात कहने के बाद में सिस्टम उसको जहाँ से लिटिल फॉक्स खेलना बंद करती वहीं पे ले आती है और उससे कहती है, इंटरस्टेलर एज में आपका वेलकम। और दोस्तों में दिखाते हैं वहाँ पे एक झरना बह रहा होता है और कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं और जिया गुजियान को उन्हीं के कुछ दूरी पे टेलीपोर्ट करा जाता है। जब जिया गुजियान वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है तभी एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। और तभी वो कुछ देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और कहता,
ये क्या? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे खूब ढेर सारी लड़कियां नहा रही होती हैं। वो जो झरने का पानी गिर रहा होता है और जो लोग नहा रहे होते हैं वो दोस्तों लोग नहीं, ये लड़कियां नहा रही होती हैं और जो कि देखने में बहुत ज्यादा सेक्सी होती हैं। जब वो लड़कियां एकदम से जिया गुलजान को देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं और कुछ लड़कियां चिल्ला के कहती हैं, कोई हमारी मदद करो, यहाँ पे एक ठरकी कमीना इंसान आ गया है जो हमारे बेबीज को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा है। कोई आओ, उसे पकड़ो और उसे भागने मत दो, जल्दी करो। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपका एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।